India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर हिंसा के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, पिछले 2 दिनों में हिंसा नहीं, स्थिति हो रही है सामान्य। मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति करने के हाईकोर्ट के फैसले पर उठे सवाल। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन से किया जवाब तलब। बिहार सरकार को रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड मांगा, 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप को राहत नहीं, एनए से हटाने और बेल के लिए जाना होगा हाई कोर्ट। बिहार सरकार ने कश्यप को बताया आदतन अपराधी। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को लगाई फटकार। जेल प्रशासन से किया स्टेटस रिपोर्ट तलब, कहा चूक के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो। India Legal presents Courts Roundup. बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बिहार सरकार और आनंद मोहन से जवाब मांगा है, साथ में रिहाई से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। गोपालगंज में मारे गए डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की है। उमा देवी ने बिहार सरकार के नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की है। बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस करते हुए इस मामले पर दोनों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार सरकार को रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड देने के लिए भी कहा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच में इस मामले में सुनवाई की गई। आनंद मोहन के खिलाफ कोर्ट में दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने याचिका दायर की है। उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जेल में कैदी के आचरण, पिछले आपराधिक पूर्ववृत्त जैसे प्रासंगिक कारकों को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि मोहन की रिहाई को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य की छूट नीति में संशोधन सार्वजनिक नीति के विपरीत है और लोक सेवकों का मनोबल गिराने जैसा होगा। ये भी कहा गया है कि अपराध के समय प्रचलित नीति को लागू किया जाना चाहिए। उमा कृष्णैया ने याचिका दायर करने के सवाल पर कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है, बल्कि आईएएस अफसरों ने की है। मैं यह लड़ाई नहीं लड़ रही क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। उमा कृष्णैया ने स्पष्ट कहा कि मुझे नीतीश सरकार से कुछ नहीं चाहिए। सरकार आनंद मोहन की रिहाई पर फिर से विचार करे।
इस फैसले से IAS अफसरों के मनोबल पर काफी असर पड़ा है। गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया हत्या मामले के आरोपी रहे बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गोपालगंज में मारे गए DM जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की है। उमा ने बिहार सरकार के नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की है। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार जेल मैनुअल 2012 में बदलाव किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या को भी सामान्य हत्याकांड की तरह कर दिया गया। पहले प्रावधान था कि सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या करने वालों की रिहाई को छूट नहीं मिलेगी। इस बदलाव के बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद 27 अप्रैल को आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। नियमों में बदलाव को लेकर पटना हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कश्यप की बेल और NSA याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहीं सभी केस को एक जगह क्लब करने की याचिका को खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पत्रकार नहीं, वो चुनाव लड़ा है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन से कहा है कि राहत के लिए मनीष को हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NSA और दूसरी राहत की मांग को लेकर मनीष कश्यप को याचिका संबंधित अथॉरिटी में याचिका दाखिल करनी चाहिए। सुनवाई में मनीष की ओर से 3 मांगे की गई थी। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कई केस दर्ज किए गए। पहली मांग मनीष कश्यप के खिलाफ दोनों राज्यों में दर्ज सारे केस को क्लब करने, दूसरी मनीष को रेगुलर बेल और तीसरी तमिलनाडु सरकार की ओर से लगाए गए NSA को हटाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, कुछ भी दिखाकर एक स्थिर राज्य में अस्थिरता पैदा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहत के लिए पटना हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि NSA लगाकर जेल में डाला गया, जबकि दूसरे जर्नलिस्ट द्वारा बहुत से आर्टिकल और भी लिखे गए हैं। CJI ने पूछा, बिहार में जो FIR दर्ज हुई है वो किस घटना को लेकर है। बिहार सरकार के वकील ने कहा कि पहली FIR फेक वीडियो को लेकर है, जबकि दूसरी पटना एयरपोर्ट पर इसके बयान को लेकर है जो विवादित है। तीसरी FIR हाथ में हथकड़ी वाला फोटो लेकर की गई है। बिहार सरकार ने कहा कि ये आदतन अपराधी है। CJI ने तमिलनाडु सरकार से उनकी FIR के बारे में पूछा। तमिलनाडु की तरफ से सिब्बल ने कहा कि पहली FIR जहां दर्ज हुई है वहीं सभी FIR को एक साथ जोड़ना चाहिए। बिहार सरकार ने कहा कि कश्यप आदतन अपराधी हैं, उगाही करने वाला शख्स है, वह चुनाव भी लड़ चुका है। उसने पटना में फेक वीडियो शूट किया और उसे सर्कुलेट किया। इससे पहले इस मामले में 21 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाए जाने पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कश्यप को मदुरै केंद्रीय कारागार से कहीं और स्थानांतरित नहीं करने का भी निर्देश दिया था। दलीलों के दौरान कश्यप की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ को बताया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर कथित हमले के संबंध में एक फर्जी वीडियो साझा करने के मामले में वो वर्तमान में तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है।
मदुरै की एक अदालत से रिमांड का आदेश मिलने के बाद उसे पूछताछ के लिए तमिलनाडु पुलिस बिहार से उन्हें लेकर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली के तहत स्वयं सेवकों के रूप में नियुक्त वकीलों के काम में बाधा डालने के लिए भरतपुर बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के प्रस्तावों को पारित करना अदालत की सरासर अवमानना है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेवी पारदीवाला भी इस बेंच में शामिल थे। खंडपीठ के कानूनी सहायता योजना के तहत नियुक्त कानूनी सहायता बचाव पक्ष के वकील के कामों में बाधा डालने के लिए भरतपुर के बार एसोसिएशन के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं जिन्हें नालसा योजना के तहत सार्वजनिक रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने शिकायत की उन्हें इसके फरमानों का पालन नहीं करने के लिए एसोसिएशन से निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा कि बार एसोसिएशन कमेटी ने भी अगस्त 2022 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और जिसमें एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को बचाव पक्ष के वकील के पद के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया और कमांडिंग सदस्य जो पहले से ही एसोसिएशन की सदस्यता से या अपने पद से इस्तीफा देने के लिए लगे हुए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कानूनी सहायता बचाव पक्ष के वकील के काम में बाधा डालने के लिए बार एसोसिएशन की निंदा करते हुए मौखिक रूप से कहा, वकील किसी को भी बचाव पक्ष की वकील प्रणाली में उपस्थित नहीं होने का कारण ये है कि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई कानूनी सहायता न हो। ये सरासर आपराधिक अवमानना है। सीजेआई ने कहा, कृपया बार एसोसिएशन को सूचित करें कि हम इस पर बहुत सख्त विचार कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी बचाव पक्ष के वकील के रूप में पेश नहीं होगा। सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी को कानूनी सहायता देने से इनकार करना आपराधिक अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट में एक 72 वर्षीय महिला ने अनियंत्रित यात्रियों और ऑनबोर्ड पीड़ितों से निपटने के लिए अनिवार्य एसओपी और जीरो टॉलरेंस नियम तैयार करने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की थी। महिला ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि डीजीसीए और सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया जाए कि वो इन पॉलिसीज के तहत नियम बनाएं। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। दरअसल इस महिला पर पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में एक व्यक्ति ने नशे में धुत होकर दुर्व्यवहार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ जुलाई में इस मामले पर सुनवाई करेगी। हेमा राजारमन नाम की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए और अन्य सभी एयरलाइंस को ये निर्देश देने की मांग की थी कि अनियंत्रित यात्रियों और ऑनबोर्ड पीड़ितों से निपटने के लिए अनिवार्य एसओपी और जीरो टॉलरेंस नियम बनाए जाएं और यदि एयरलाइंस इन्हें लागू करने में विफल होती है तो उस एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी शंकर मिश्रा को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। याचिका में मंत्रालय और डीजीसीए से यात्रियों और एयरलाइन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भारतीय वाहकों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर शराब नीति पर दिशा निर्देश निर्धारित करने और परोसी जाने वाली शराब की मात्रा पर सीमा निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में 6 फरवरी को राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों का हवाला दिया गया, जिसमें दिखाया गया कि केवल 63 अनियंत्रित यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया था। याचिका में कहा गया है कि कई और घटनाएं होंगी और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुनिया के तीसरे बड़े हवाई यातायात और 132 हवाई अड्डों के साथ भारत को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके घरेलू और विदेशी यात्री सुरक्षा के साथ यात्रा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले 2 दिनों के दौरान मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई है और राज्य में स्थिति सामान्य हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि राहत शिविरों में उचित व्यवस्था की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि विस्थापितों के पुनर्वास और पूजा स्थलों की सुरक्षा की जा रही है। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में कल और आज कर्फ्यू में ढील दी गई। दोनों ही दिन वहां हिंसा की कोई घटना नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीएपीएफ के 35 जवान नियुक्त किए गए हैं। अर्धसैनिक और सेना भी तैनात है। पिछले 2 दिनों में राज्य में कोई हिंसा नहीं हुई है। सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मानवीय संकट है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से राहत शिविरों में आवश्यक इंतजाम करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के आवास और भोजन उपलब्ध कराने के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आरक्षण मामले की सुनवाई बाद में की जाए। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 17 मई तय की। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केवल कुछ धार्मिक स्थलों को ही नहीं बल्कि हर जगह लोगों और संपत्ति की रक्षा करनी होगी। आदिवासी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गुंजाल्वेस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आदिवासियों पर हमले हो सकते हैं। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट स्थिति को स्थिर करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों और आश्वासन पर ध्यान दिया। मेहता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं। सीएपीएफ की 52 कंपनियां, मणिपुर में सेना और असम राइफल्स के 105 कॉलम तैनात हैं। अशांत इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया गया है। फंसे लोगों की आवाजाही के लिए सुरक्षा बल हर संभव सहायता मुहैया करा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि शांति बैठक हो चुकी है। लगातार चौकसी बरती जा रही है। सतर्कता के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। राहत शिविर हैं और भोजन और चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। 2 दिनों से कोई हिंसा की सूचना नहीं है। कल कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई चिंताओं को दूर किया जाएगा और जरूरी उपाय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहत शिविरों में भोजन, चिकित्सा की उचित व्यवस्था करने पर जोर दिया। विस्थापितों के पुनर्वास और धार्मिक पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए जरूरी कदम उठाने को भी कहा। सुनवाई के दौरान पीठ ने मेतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति दर्जे के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की। उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को संबोधित करते हुए पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं जो मानते हैं कि उच्च न्यायालय किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्देश नहीं दे सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता उन निर्णयों को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए बाध्य था। सीजीआई ने हेगड़े से कहा, आपने हाईकोर्ट को भी कभी नहीं बताया कि ये शक्ति हाईकोर्ट के पास नहीं है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने जेल प्रशासन से इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ताजपुरिया के पिता और भाई द्वारा मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश पारित किया और ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया है कि वो चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं। जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को कहा। 25 मई को अगली सुनवाई होगी। 25 मई को ही तिहाड़ जेल के अधीक्षक को अदालत में पेश होना होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया की चाकुओं और धारदार सुओं से भोंक कर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। जब टिल्लू ताजपुरिया पर लगातार हमला हो रहा था, उस दौरान तमिलनाडु स्टेट पुलिस के पुलिसकर्मी वहां मूक दर्शक बने रहे और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को देखते रहे। इस मामले में अब तमिलनाडु के डीजीपी सी शीलेंद्र बाबू ने जांच के आदेश दिए हैं। एडीजीपी एचएम जयराम आज उस मामले की जांच के लिए तिहाड़ जेल का दौरा करने वाले हैं। जेल अधिकारियों के मुताबिक रोहिणी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या उसके विरोधी गैंग के सदस्य योगेश टुंडा और अन्य ने की है।
उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में SC/ST एक्ट से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि झगड़े या बहस के दौरान किसी शख्स के अपमान के इरादे के बिना उसकी जाति का नाम लेना या उसे जाति के नाम के साथ अचानक गाली देना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के तहत अपराध मानने का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। तो आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में। झगड़े या बहस के टाइम अक्सर लोग SC या ST कास्ट का नाम लेते हैं गाली देने के बजाय। अब सवाल है कि क्या ऐसे जाति के नाम के साथ अचानक गाली देना SC या ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंडर क्रिमिनल ऑफेंस है? दरअसल उड़ीसा हाईकोर्ट ने इसे अपराध मानने से मना कर दिया है और कहा कि हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST एक्ट के तहत एक अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित न किया जाए। आपको बता दूं कि प्रोविजंस ऑफ SC/ST एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 एंड 17 में है। इसमें आर्टिकल 15 कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है और 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है। वैसे कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है और ये जो कास्ट के साथ गाली देने वाला चलन है इसको कैसे रोका जा सकता है? चलिए कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.